द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे, ऊष्मागतिकी का पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये नियम, जिसे हम अक्सर डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के रूप में देखते हैं, असल में ऊर्जा संरक्षण के बारे में है। मतलब ये बताता है कि किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा, जिसे U कहते हैं, उसमें बदलाव कैसे आता है। ये बदलाव उसे दी गई ऊष्मा Q और उस पर किए गए कार्य W के जोड़ के बराबर होता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी आज की पूरी चर्चा, जैसा कि हमेशा होता है, वो हमें मिली स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। और इस सामग्री में सिर्फ इस पहले नियम का जिक्र नहीं है, बल्कि कई अलग अलग तरह की ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का भी जिक्र है, जैसे कि समताप, आइसोथर्मल, स्थिरोष्मीय, अदियाबेटिक, समायतनिक, आइसोखोरिक और समदाबी आइसोबारिक प्रक्रियाएं। काफी विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा आज का केंद्रीय सवाल उठता है। जब हम इन अलग अलग प्रक्रियाओं को देखते हैं तो ऊर्जा का रूप कैसे बदलता है, मतलब ऊष्मा काम में कैसे बदलती है या आंतरिक ऊर्जा कैसे बढ़ती घटती है, इस सबको मुख्य रूप से नियंत्रित कौन करता है? क्या ये खुद पहला नियम डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है जो इन बदलावों की आप कह सकते हैं दिशा तय करता है? या फिर सवाल ये है कि क्या ये उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाली खास शर्तें या बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे तापमान का स्थिर रहना यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 0, या मान लीजिए सिस्टम का पूरी तरह से इंसुलेटेड होना जिससे ऊष्मा का कोई लेन देन न हो, Q इज इक्वल टू 0। क्या ये शर्तें हैं जो असल में ऊर्जा के प्रवाह और उसके रूप बदलने का रास्ता तय करती हैं? देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम ही असली नियंत्रक है। यही मतलब मूलभूत सिद्धांत हैं। ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो समताप हों या स्थिरोष्मीय, वो महज इस सार्वभौमिक नियम के विशिष्ट उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि ये नियम अलग अलग हालातों में कैसे काम करता है। और मैं ये तर्क दूंगी कि नहीं, प्रक्रिया की जो विशिष्ट भौतिक शर्तें हैं, वो बाधाएं जो हम सिस्टम पर लगाते हैं, असल में वही प्राथमिक रूप से तय करती हैं कि ऊर्जा किस रास्ते जाएगी और किस रूप में बदलेगी। पहला नियम बेशक महत्वपूर्ण है, मैं मानती हूं, लेकिन वो मुख्य रूप से ऊर्जा का हिसाब किताब रखने वाला एक तरह से अकाउंटेंट है, न कि ऊर्जा के व्यवहार का निर्देशक। देखिए, मेरा मानना है कि पहले नियम डेल्टा U इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू की शक्ति को मतलब कम करके नहीं आंका जा सकता। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये ऊर्जा संरक्षण का एक सार्वभौमिक और भविष्यवाणी करने वाला सिद्धांत है। ये हमें मौलिक रूप से बताता है कि किसी भी बंद सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को बदलने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो उसे ऊष्मा दो या लो Q, या उस पर काम करो या उससे काम लो W। अब स्रोत सामग्री में जिन प्रक्रियाओं का वर्णन है वो सब इसी नियम के दायरे में आती हैं। वो इस नियम का उल्लंघन नहीं करती, बल्कि ये दिखाती हैं कि यह नियम कैसे लागू होता है जब हम कुछ खास शर्तें लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर आप समताप प्रक्रिया, आइसोथर्मल प्रोसेस को ही लें। स्रोत बताता है कि इसमें तापमान स्थिर रहता है, डेल्टा T इक्वल 0। ठीक है, आदर्श गैसों के लिए इसका मतलब यह है कि आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता, डेल्टा U इक्वल 0। अब अगर आप पहले नियम डेल्टा U इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू में डेल्टा U इक्वल 0 रखते हैं तो आपको सीधे तौर पर Q इक्वल्स माइनस डब्ल्यू मिलता है। ये दिखाता है कि नियम ही ऊष्मा और कार्य के बीच इस सीधे संबंध को स्थापित कर रहा है जब तापमान स्थिर है। इसी तरह स्थिरोष्मी प्रक्रिया यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में, जहां सिस्टम पूरी तरह से इंसुलेटेड है और ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, Q इज इक्वल टू 0, तो पहला नियम तुरंत डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाता है। ये परिणाम सीधे नियम से निकल रहे हैं। प्रक्रियाएं बस वो विशिष्ट मंच हैं जिन पर नियम अपना काम कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि मूल सिद्धांत यानी पहला नियम ही इन सभी मुशाहदात ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए बिल्कुल जरूरी और वैध है। ये ऊर्जा का हिसाब रखने का एक अचूक तरीका है, एक तरह का बही खाता, जैसा मैंने कहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऊर्जा रूपांतरण का प्राथमिक चालक है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा तर्क ये है कि किसी प्रक्रिया में ऊर्जा असल में कैसे व्यवहार करती है,
क्या वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी, ऊष्मा के रूप में बहेगी या काम में बदलेगी? ये मुख्य रूप से उस प्रक्रिया पर लगाई गई विशिष्ट भौतिक शर्तों या बाधाओं द्वारा तय होता है। जरा सोचिए, ये शर्तें निष्क्रिय नहीं है। उदाहरण के लिए स्रोत सामग्री में बताई गई समताप प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस को ही लेते हैं। यहाँ शर्त है डेल्टा T = 0, यानी तापमान स्थिर रखना है। अब इसे हासिल करने के लिए हमें आमतौर पर सिस्टम को एक बड़े ऊष्मा भंडार हीट रेजर्वोयर के संपर्क में रखना पड़ता है, जो जरूरत पड़ने पर ऊष्मा दे या ले सके। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो बाहरी व्यवस्था है, ये बाधा, ये सक्रिय रूप से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U को बदलने से रोकती है। अब अगर आप इस सिस्टम को ऊष्मा Q देते हैं, तो इस बाधा के कारण ये ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा नहीं बढ़ा सकती। तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? पहला नियम कहता है कि हिसाब बराबर होना चाहिए। तो ये ऊष्मा अनिवार्य रूप से सिस्टम द्वारा किए गए कार्य -W के रूप में बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाती है, जैसा कि स्रोत Q = -W से दिखाता है। यहाँ डेल्टा T = 0 को बनाए रखने की शर्त ही असली कारण है जो ऊर्जा को ऊष्मा से कार्य में बदलवा रही है। पहला नियम बस इस लेन देन को दर्ज करता है। इसी तरह स्थिरोष्मीय प्रक्रिया एडियाबैटिक प्रोसेस में स्रोत बताता है कि Q = 0। ये शर्त यानी सिस्टम का पूरी तरह से ऊष्मीय रूप से पृथक होना, थर्मली आइसोलेटेड होना, मान लीजिए मोटी इंसुलेशन लगाकर, ये ऊष्मा के आने जाने का रास्ता ही बंद कर देती है। अब अगर आप सिस्टम पर काम करते हैं W, तो वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर नहीं निकल सकती। तो वो कहाँ जाएगी? वो केवल आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U को बढ़ाने में ही इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए डेल्टा U = W। यहाँ भी भौतिक बाधा Q = 0 ऊर्जा के भाग्य का निर्धारण कर रही है। पहला नियम बस पुष्टि करता है कि हाँ, ऊर्जा संरक्षित है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन मैं समताप प्रक्रिया पर वापस आना चाहूंगा। आपने कहा कि बाहरी ऊष्मा भंडार तापमान स्थिर रखता है और ये बाधा प्राथमिक है, लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि ऊष्मा भंडार केवल इसलिए काम कर पाता है क्योंकि पहला नियम ऊर्जा संतुलन को अनिवार्य बनाता है? नियम कहता है कि यदि डेल्टा U 0 है तो Q और W को एक दूसरे को संतुलित करना ही होगा। Q = -W। ऊष्मा भंडार केवल इस संतुलन को संभव बनाने का एक जरिया है। ये तो नियम की अनिवार्यता है जो ऊर्जा को ऊष्मा से कार्य में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करती है, न कि केवल भंडार की उपस्थिति। नियम गणितीय रूप से दिखाता है कि यदि एक दरवाजा बंद है डेल्टा U, तो ऊर्जा को दूसरे दरवाजे से निकलना होगा यदि वो पहले दरवाजे से प्रवेश करती है। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखती हूँ। नियम अपने आप में ऊर्जा को कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं करता। ये केवल बताता है कि अगर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है तो कुल हिसाब बराबर रहेगा। भौतिक बाधाएं ही वो चीज हैं जो ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते खोलती है, बंद करती हैं। समताप प्रक्रिया में डेल्टा T = 0 की शर्त, जिसे बनाए रखने के लिए भंडार जरूरी है, वो सक्रिय रूप से डेल्टा U को 0 पर रखती है। यह शर्त ही ऊर्जा के लिए आंतरिक ऊर्जा वाले रास्ते को बंद कर देती है। इसलिए जब ऊष्मा Q डाली जाती है तो उसके पास कार्य बनकर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अगर यह शर्त ना हो, अगर तापमान को बदलने दिया जाए, तो डाली गई ऊष्मा का कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में भी जा सकता था। तो यह शर्त ही है जो ऊर्जा के रूपांतरण का तरीका तय कर रही है। नियम तो बस बाद में आकर कहता है, हाँ, Q और -W बराबर थे, सब ठीक है। चलिए अब स्थिरोष्मीय प्रक्रिया पर आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस Q = 0। यहां स्थिति थोड़ी अलग है। आपने कहा कि इंसुलेशन ऊष्मा का रास्ता बंद कर देता है, मैं सहमत हूं, लेकिन जब हम सिस्टम पर काम करते हैं W, तो पहला नियम डेल्टा U = Q + W तुरंत भविष्यवाणी करता है कि चूंकि Q = 0 है, इसलिए डेल्टा U = W होगा। यह नियम की भविष्यवाणी करने की क्षमता को दिखाता है। यह बताता है कि ऊर्जा कहां जाएगी, सीधे आंतरिक ऊर्जा में। यहां नियम केवल हिसाब नहीं रख रहा, बल्कि परिणाम बता रहा है। हाँ, गणितीय रूप से ये परिणाम देता है, मानती हूं, लेकिन फिर से भौतिक कारण पर जोर देना जरूरी है।
Q इक्वल टू 0 की शर्त यानी वो परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन ही वो भौतिक वास्तविकता है जो ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर रही है। ये इंसुलेशन ऊष्मा के रूप में ऊर्जा के आदान प्रदान को पूरी तरह से रोक देता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा केवल दो रूपों में ही रह सकती है या बदल सकती है, आंतरिक ऊर्जा U और कार्य W। इसलिए जब आप सिस्टम पर कार्य W करते हैं तो वो ऊर्जा कहीं और जा ही नहीं सकती, उसे अनिवार्य रूप से आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U को बढ़ाना ही पड़ता है। अगर इंसुलेशन हटा दिया जाए Q इक्वल टू 0 तो किया गया कार्य W आंशिक रूप से ऊष्मा के रूप में भी बाहर निकल सकता है और डेल्टा U का मान W से कम होगा। तो क्या ये इंसुलेशन की भौतिक बाधा नहीं है जो ये तय कर रही है कि सारा का सारा कार्य आंतरिक ऊर्जा में ही जाएगा? नियम तो बस इस परिणाम को दर्ज कर रहा है जो बाधा ने उत्पन्न किया है। ठीक है, अब जरा समआयतनिक प्रक्रिया आइसोकोरिक प्रोसेस को देखते हैं। स्रोत बताता है कि यहां आयतन स्थिर रहता है, डेल्टा वी बराबर 0। हम जानते हैं कि दाब आयतन कार्य पीवी वर्क, जिसे अक्सर W बराबर -px डेल्टा वी से दर्शाया जाता है, जैसा स्रोत में भी निहित है, वो आयतन में बदलाव पर निर्भर करता है। तो अगर डेल्टा वी बराबर 0 है तो कोई पीवी कार्य नहीं होता, W बराबर 0। अब पहला नियम डेल्टा U बराबर Q प्लस W बहुत सरल हो जाता है। डेल्टा U बराबर QV, जहां QV स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा है। यह फिर से नियम का एक सीधा और स्पष्ट अनुप्रयोग है। नियम हमें बताता है कि अगर सिस्टम कोई कार्य नहीं कर सकता तो उसे दी गई सारी ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में ही जाएगी। ये नियम की संरचना से ही निकलता है। यहाँ भी मेरा तर्क वही बना रहता है, बस बाधा अलग है। स्थिर आयतन यानी डेल्टा वी बराबर 0 की भौतिक बाधा। सोचिए एक मजबूत बंद डिब्बे के बारे में, सिस्टम को फैलने या सिकुड़ने से रोकती है, यानी ये कार्य W करने का रास्ता बंद कर देती है। अब अगर आप इस डिब्बे को गर्म करते हैं, मतलब ऊष्मा QV देते हैं, तो ऊर्जा के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U को बढ़ाना। कार्य वाला रास्ता तो बंद है। तो ये भौतिक बाधा डेल्टा V बराबर 0 ही है जो ये सुनिश्चित करती है कि सारी ऊष्मा सीधे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो। नियम डेल्टा U बराबर QV केवल इस तथ्य को रिकॉर्ड करता है कि कार्य 0 था, इसलिए ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के बराबर हुई। लेकिन ऊर्जा का यह विशेष पथ निर्धारण तो उस डिब्बे की दीवारों ने किया, यानी बाधा ने। अंत में समदाबी प्रक्रिया यानी आइसोबैरिक प्रोसेस पर आते हैं, जहां दाब स्थिर रहता है, डेल्टा P इक्वल्स 0। स्रोत के अनुसार इस स्थिति में पहला नियम अक्सर QP इक्वल्स डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के रूप में लिखा जाता है, जो असल में डेल्टा U इक्वल्स QP P डेल्टा V का ही दूसरा रूप है, जहां W इक्वल्स माइनस P डेल्टा V है। यहां P स्थिर दाब है और QP स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा है। इस प्रक्रिया में सिस्टम फैल या सिकुड़ सकता है, डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए कार्य होता है। ऊष्मा QP भी दी जा सकती है और आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U भी बदल सकती है। यहां पहला नियम यह दिखाता है कि दी गई ऊष्मा QP दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने डेल्टा U में जाता है और कुछ हिस्सा परिवेश के विरुद्ध कार्य यानी P डेल्टा V करने में। यह नियम की आप कह सकते हैं व्यापकता को दर्शाता है। यह उन जटिल स्थितियों को भी संभाल सकता है जहां तीनों चीजें U, Q, W बदल रही हों, और यह हमेशा ऊर्जा के संरक्षण को बनाए रखता है। भी पूरी तरह लागू होता है और ऊर्जा के संरक्षण की गारंटी देता है। लेकिन फिर से वही सवाल, ऊर्जा का यह बंटवारा, यह पार्टीशनिंग कौन तय कर रहा है? मेरा तर्क है कि यह स्थिर दाब डेल्टा P बराबर 0 की शर्त ही है, जो ये तय करती है कि दी गई ऊष्मा QP का कितना हिस्सा डेल्टा U में जाएगा और कितना P डेल्टा V में। सोचिए, अगर दाब बहुत ज्यादा होता तो शायद सिस्टम को फैलने में ज्यादा मुश्किल होती और ऊष्मा का ज्यादा बड़ा हिस्सा आंतरिक ऊर्जा में जाता। अगर दाब कम होता तो शायद फैलना आसान होता और कार्य में ज्यादा हिस्सा जाता। तो यह बाहरी दाब को स्थिर रखने की शर्त ही है जो ऊष्मा के इन दो संभावित रास्तों, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाना और कार्य करना, के बीच वितरण को नियंत्रित करती है।
नियम QP बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V केवल यह पुष्टि करता है कि कुल ऊर्जा संरक्षित है, यानी दी गई ऊष्मा इन दो भागों के जोड़ के बराबर है। लेकिन यह अनुपात कैसे तय हुआ? ये तो प्रक्रिया की शर्त डेल्टा P बराबर 0 ने तय किया, और इस शर्त का व्यवहारिक महत्व है, जैसे भाप इंजन या रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां दाब स्थिर रखा जाता है। अगर हम इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न उभरता है। एक ही समीकरण डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W या इसके थोड़े बदले हुए रूप, इन सभी अलग अलग स्थितियों Q इज इक्वल टू माइनस W समताप, डेल्टा U इज इक्वल टू W स्थिरोष्मीय, डेल्टा U इज इक्वल टू QV समायतनिक, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V समदाबी की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। यह तथ्य कि एक ही नियम इतने विविध परिणामों को समेट लेता है, मेरे विचार में इसके मूलभूत और नियंत्रक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। विभिन्न प्रक्रियाएं इस एक नियम के अलग अलग समाधान मात्र हैं, जो अलग अलग शुरुआती या सीमा शर्तों बाउंड्री कंडीशंस के तहत सामने आते हैं। नियम ड्राइवर की सीट पर है, शर्तें केवल सड़क की स्थिति बताती हैं। और मैं इसे लगभग विपरीत दृष्टिकोण से देखती हूँ। नियम एक अनिवार्य और बेहद उपयोगी लेखांकन ढांचा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन ये प्रक्रिया की भौतिकी फिजिक्स का वर्णन नहीं करता, उसका कारण नहीं बताता। भौतिकी शर्तों में निहित है। क्या तापमान को स्थिर रखने के लिए कोई बाहरी एजेंट काम कर रहा है? क्या सिस्टम को दुनिया से ऊष्मीय रूप से काट दिया गया है? क्या उसे फैलने से रोका गया है? क्या उस पर एक निरंतर बाहरी दाब लग रहा है? ये भौतिक बाधाएं या शर्तें ही तय करती हैं कि ऊर्जा के लिए कौन से रास्ते खुले हैं और कौन से बंद, और इस तरह वे ऊर्जा के प्रवाह और रूपांतरण को निर्देशित करती हैं। नियम बाद में आता है और गणितीय रूप से पुष्टि करता है कि हाँ, ऊर्जा का हिसाब सही है, ऊर्जा ना तो बनी और न ही नष्ट हुई। असली कहानी, ऊर्जा का वास्तविक व्यवहार शर्तों द्वारा लिखा जाता है। नियम उस कहानी का केवल अंतिम सारांश प्रस्तुत करता है। नियम जानने से काम नहीं चलता, हमें उन शर्तों को समझना होता है जिनके तहत वो प्रक्रिया हो रही है। तो संक्षेप में कहूँ तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम डेल्टा U प्लस W ऊर्जा संरक्षण का केंद्रीय व्याख्यात्मक और नियंत्रक सिद्धांत है। विभिन्न प्रक्रियाएं महज ये दर्शाती हैं कि यह शक्तिशाली नियम विभिन्न भौतिक सीमाओं या बाधाओं के तहत कैसे प्रकट होता है, लेकिन स्वयं नियम ही इन परिणामों की प्राथमिक व्याख्या और कारण प्रदान करता है। यह दिखाता है कि ऊर्जा कैसे व्यवहार करेगी दी गई परिस्थितियों में। और मेरा सारांश ये है कि जबकि पहला नियम निर्वाध रूप से सत्य, मौलिक और गणना के लिए आवश्यक है, ये प्रक्रिया की विशिष्ट शर्तें डेल्टा T इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा P इज इक्वल टू 0 जैसी भौतिक वास्तविकताएं हैं, जो वास्तव में ये निर्धारित करती हैं कि ऊर्जा प्रणाली के भीतर और उसके परिवेश के साथ कैसे रूपांतरित और वितरित होती है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में या कार्य के रूप में। ये शर्तें ऊर्जा प्रवाह के मार्ग को सक्रिय रूप से निर्देशित करती हैं, जबकि नियम केवल अंतिम संतुलन को सत्यापित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हिसाब बराबर रहे। ये तो स्पष्ट है कि पहला नियम और प्रक्रिया की शर्तें एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, अविभाज्य हैं। नियम एक सार्वभौमिक ढांचा, एक व्यापक सिद्धांत प्रदान करता है, जबकि प्रक्रिया की विशिष्ट शर्तें उस ढांचे के भीतर एक विशेष परिदृश्य को परिभाषित करती हैं और परिणाम को आकार देती हैं। शायद यह पूछना कि कौन प्राथमिक है उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह समझना कि वे मिलकर कैसे काम करते हैं। स्रोत सामग्री इन विभिन्न अनुप्रयोगों का विवरण देकर हमें ऊर्जा संरक्षण की गहरी, सूक्ष्म और व्यवहारिक समझ प्रदान करती है। बिल्कुल। और इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने से कि क्या हम नियम को चालक माने या शर्तों को, हमें ऊष्मागतिकी के पहले नियम की भूमिका और इसके अनुप्रयोगों की जटिलता और समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे एक सरल दिखने वाला मौलिक नियम विशिष्ट भौतिक परिस्थितियों के साथ मिलकर इतने विविध और महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर हम भविष्य में और गहराई से विचार कर सकते हैं।